हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो कक्षा 12 आव्यूह का है। ठीक है, मैट्रिक्स, ये चैप्टर 3 है, ठीक, मैथ का। तो इसमें हम आपको बताने वाले एकदम जीरो लेवल से, जहां से आपको एलिमेंट जैसे जो अवयव हैं किसी आव्यूह के, वहां से स्टार्ट करेंगे। पूरा वीडियो अगर लास्ट तक आप लोग देखोगे तो सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। देखो, यहाँ से है आव्यूह। आव्यूह कहते किसे हैं? कर संख्याओं का आयताकार क्रम का जो समूह होगा या विन्यास होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आव्यूह बोलते हैं। किसी भी आव्यूह में जो उसका क्रम होता है, उसी का अगर हम गुणा कर दें तो उसमें सारे क्या हमें मिल जाते हैं उसमें जितनी संख्याएं उपस्थित होंगी, जितने अवयव उपस्थित होंगे, वो हमें मिल जाते हैं। जैसे हम किसी आव्यूह को अगर लिखें तो कैपिटल ए से अगर हम लिखें, और आव्यूह को हमेशा हम लोग बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, तो ये आएगा A11, A12, A13। ठीक है, डॉट डॉट आगे बढ़ेंगे तो ये होगा A1n। ठीक है, अब अगर दूसरा लिखें तो ये A21, A22, A23 डॉट डॉट A2n होगा। ठीक है, और यहां से और नीचे तक जाएं तो यहां पर अगर हम लिखें तो ये लास्ट वाला टर्म हो जाएगा AM1, AM2, AM3 डॉट डॉट क्या होगा? AM। ठीक है अब इसमें अगर हम देखें तो ये सभी क्या है? A11, A12, A13, ये सब अवयव है। किसी भी आव्यूह के क्या है? अवयव है, अवयव। ठीक है, ये सब क्या है? अवयव है, ये सब अवयव है ठीक, अब उसके बाद अगर ये इसको हम लिख रहे हैं तो ये आव्यूह के क्या कहलाते हैं? पंक्ति कहलाती है। क्या कहलाती है? पंक्ति। ठीक है, पंक्ति को हम लोग आर से लिखते हैं, जिसको रो कहा जाता है। और इस तरह अगर रहेगा, इस तरह है, तो इसको हम लोग बोलेंगे स्तंभ, और इंग्लिश में इसको कॉलम बोला जाता है। ठीक है, ये कॉलम होता है। तो इसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं, जो इस तरह रहेगा, ये कॉलम होता है AMN। और अगर इस तरह है तो उसको हम लोग पंक्ति बोलते हैं ठीक है, किसी आव्यूह को हम हमेशा बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर रखते हैं और उसको हमेशा हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं, किसी भी आव्यूह को। और उसका जो क्रम होगा, जैसे किसी आव्यूह का अगर हमें क्रम लिखना है तो उसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या, तो यहां पर देखेंगे तो पंक्ति कितना है? 1, 2, 3 ऐसे यम तक गया है। तो पहले हम पंक्तियों की संख्या लिखते हैं, फिर बाद में स्तंभों की संख्या यन है ठीक, इस तरह आगे बढ़े हैं तो वो यन तक गया है, इस तरह आगे बढ़े हैं तो वो क्या है? यम तक गया है। तो ये जो यम क्रॉस यन है, इस आव्यूह की कोटि कहलाती है। क्या कहलाती है? कोटि। आर्डर इंग्लिश में बोलते हैं, यम क्रॉस में यन। अगर यम गुणे यन हम करते हैं तो हमें अवयवों की संख्या मिलती है। अवयवों की संख्या कैसे मिलती है? यम क्रॉस में यन करने के बाद जो रिजल्ट आएगा। ठीक है अब इसको लिखने का तरीका अगर हम छोटे शब्दों में लिखना चाहें तो इसको A, I और J लिखेंगे।
इसमें आई जो है वो पंक्ति को दिखाएगा और जे जो है वो कॉलम को दिखाएगा, जैसे स्तंभ को दिखाएगा। तो किसी भी आव्यूह को लिखने का जो तरीका है वो AIJ है, जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका, मतलब संक्षिप्त रूप में हम किसी आव्यूह को ऐसे लिख सकते हैं। अब जैसे मान लो कि कोई एक आव्यूह हम लेते हैं जो 2 3 4 5 6 7 इस तरह लिख देते हैं। अगर हम इसमें देखें तो इसमें ये पंक्ति कहलाएगा, तो 2 ठे पंक्ति हो गया तो 2 लिख लेंगे। स्तंभ कितने हो गए, 1 2 और 3, टोटल 3 ठो स्तंभ हो गए, तो यहाँ पर 3 लिख लेंगे। हम बोले हैं कि जब अवयवों की संख्या हमें निकालना होता है तो हम 2 गुणे क्या करते हैं 3, मतलब जो उसका क्रम रहेगा, तो 3 दूना के क्या हो जाएगा 6। टोटल अगर हम अवयव देखें तो 1 2 3 4 5 और 6, टोटल अवयवों की संख्या जो हमें मिली वो 6 ठो मिल गई। ठीक है, तो ये तो हो गया आव्यूह। अब आव्यूह कई प्रकार के होते हैं, तो उनके टाइप्स में हम चलते हैं। तो आव्यूह के प्रकार में चलते हैं। तो आव्यूह का प्रकार में सबसे पहला आता है वर्गाकार आव्यूह। आव्यूह के प्रकार इसमें पहला है वर्गाकार आव्यूह। ठीक, वर्गाकार आव्यूह। वर्गाकार आव्यूह किसे कहते हैं, जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या दोनों क्या हो, बराबर हो, उसे हम लोग बोलते हैं वर्गाकार आव्यूह। जैसे मान लो यहां पर हम लिखें कि 4 3 4 2 3 4 5 6 और 7, तो यहां पर अगर हम देखें तो ये पंक्ति होगा और ये क्या होगा, स्तंभ हो गया। तो पंक्ति को पहले हम लिखते हैं तो टोटल 3 पंक्ति है, स्तंभ देखेंगे तो 1 2 और 3, स्तंभ भी कितना है 3 है। तो जब पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर हो, उस प्रकार के आव्यूह को हम लोग वर्गाकार आव्यूह बोलेंगे। जैसे यम का मान सदैव क्या होगा, यन के मान के बराबर होगा, ऐसे आव्यूह को हम लोग क्या बोलेंगे, वर्गाकार आव्यूह। अब थोड़ा से और एक्सप्लेन करते हैं। तो अगर फर्स्ट पंक्ति है तो इसको हम लोग R1 से लिखेंगे, ये R2 से लिखेंगे, ये R3 से लिखेंगे। इसको लिखना है तो ये C1 से लिखा जाएगा, C2 से और ये C3 से, क्योंकि ये कॉलम है, स्तंभ है, स्तंभ को हम C1 C2 और C3 से लिखेंगे। ये तो हो गया वर्गाकार आव्यूह। अब आता है आयताकार आव्यूह। तो आयताकार आव्यूह किसे कहते हैं, आयताकार आव्यूह। ठीक, आयताकार आव्यूह में क्या होगा, एक चीज याद रखना, कभी भी पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर न हो, तब उसे हम लोग बोलेंगे आयताकार आव्यूह। जैसे अगर इसी में से ये 2 ठे हम हटा दें, ठीक है, ये 2 ठे हम अगर हटा देते हैं तो ये बनकर ये आव्यूह हमें मिलेगा, जिसमें पंक्तियों की संख्या 2 है और स्तंभों की संख्या क्या है, 3 है। तो ऐसे आव्यूह को हम लोग आयताकार आव्यूह बोलेंगे। दूसरी चीज और है, अगर हम इसमें क्या करें, इसकी संख्या को बढ़ा दें 5 6 और 7, और ये वाला पोर्शन जो है हम हटा देते हैं, तो इसमें देखेंगे तो पंक्तियों की संख्या बढ़ गई, स्तंभों की संख्या कम हो गई।
तो इस प्रकार के आव्यूह को भी हम क्या बोलेंगे, आयताकार आव्यूह। मतलब कि ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या सब क्या हो अलग अलग हो। अब दूसरी चीज, अगर मान लो हमें यहां पर कोई पूछता है कि A22 का मान बताओ। A22 का मतलब क्या है, मतलब कि पंक्तियों की संख्या 2 और स्तंभों की संख्या 2 हो। तो पंक्ति में अगर हम 2 जाएं तो पंक्ति हमारा 2 ये मिलेगा, लेकिन स्तंभ में भी हमें जाना है 2 पर, तो ये 3 हो जाएगा। तो A22 का मान क्या मिलेगा 3। तो ऐसे अवयव को निकाला जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है पंक्ति आव्यूह। अगली हेडिंग है पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह किसे कहते हैं, जिसमें मतलब ऐसा आव्यूह जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक पंक्ति हो। क्या हो, जिसमें सिर्फ एक पंक्ति हो, उसे हम लोग पंक्ति आव्यूह कहते हैं। जैसे मान लो लिख दिए 3, 4 और 5। इसमें अगर हम देखें तो रो का मान मतलब R1 का जो मान है वो बस एक ही है, लेकिन स्तंभ देखेंगे तो 1, 2 और 3 है। मतलब 1 क्रॉस 3 का ये मैट्रिक्स होगा, मतलब आव्यूह होगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ पंक्ति होगी एक, स्तंभ जो होगा कितना भी हो सकता है। तो बस याद रखना, जहां पर जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या एक हो उसे पंक्ति आव्यूह कहते हैं। सेम इसी पर बढ़ते हैं जिसे कहते हैं कि स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह, स्तंभ आव्यूह क्या होता है। अब सोचो, जिस तरह पंक्ति आव्यूह बताया गया उसी तरह स्तंभ आव्यूह भी होगा। और उसमें क्या होगा, जब स्तंभ की संख्या एक हो जाएगा तो हम ऐसे लिख सकते हैं 3 क्रॉस में 1 लिखते, और इसको लिखें 3, 4 और 5। तो यहां स्तंभ कितना है, एक है, और पंक्ति कितना है, 3 तो पंक्ति हो जाएगी। तो याद रखना आप लोग, स्तंभ आव्यूह वह होगा जिसमें स्तंभ एक होगा, पंक्ति आव्यूह वह होगा जिसमें पंक्ति एक होगी। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह विकर्ण आव्यूह, ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स। विकर्ण आव्यूह क्या होता है पहली बात तो विकर्ण आव्यूह में एक चीज आपको याद रखनी होगी, ऐसा वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह का मतलब यह है कि जो पंक्तियों की संख्या है और स्तंभों की संख्या है दोनों क्या है, एक समान होनी चाहिए और बाकी जितने भी अवयव मिलेंगे उसमें डायगोनल को छोड़कर, मतलब विकर्ण को छोड़ करके बाकी सभी अवयव क्या हो, जीरो हो। जैसे अगर हम लिखें तो 2, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 4, ये एक वर्ग आव्यूह है, क्योंकि 3 क्रॉस 3 पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या दोनों क्या है, बराबर है। और ये विकर्ण वाला जो पोर्शन है वो कोई नंबर होगा, मतलब विकर्ण को छोड़कर बाकी जितने भी अवयव हैं उस आव्यूह में सब हमें क्या मिले, जीरो मिले, तो उसे हम बोलेंगे विकर्ण आव्यूह। अगर हम इसी को 2 क्रॉस 2 का लिखें, मतलब ये 3 क्रॉस 3 का है, अगर हम 2 क्रॉस 2 का लिखें तो ये 2, 0, 0, 5, अगर इस तरह लिखें तब भी पर देखेंगे कि हमारा विकर्ण क्या है वो क्या, कोई नंबर है, मतलब कोई संख्या उसमें है, और बाकी जितने अवयव हैं वो सब क्या है, जीरो है। तो ऐसे आव्यूह को हम लोग बोलते हैं विकर्ण आव्यूह। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अदिश आव्यूह, इसी पर बताते हैं।
दूसरा है अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह क्या होगा? अदिश आव्यूह सेम उसी तरह कोई विकर्ण आव्यूह है या वर्गाकार आव्यूह है, उसमें क्या होगा, जैसे इसके विकर्ण अलग अलग हैं, 2 है, 3 है, 4 है, लेकिन अदिश आव्यूह उसे कहेंगे जिस आव्यूह का जो विकर्ण वाली संख्या है वो एक बराबर हो। जैसे 2 लिख दें, 0 0 0 2 0 0 0 2। समझ में कुछ आया? मतलब कि अदिश आव्यूह उसे कहेंगे जब किसी आव्यूह का, मतलब कि वर्गाकार आव्यूह का विकर्ण वाला जो संख्या है वो एक समान हो। यहां पर अभी एक कंफ्यूजन और आएगा अभी हम आपको बता रहे हैं। 3x3 अंतर तो समझ में आ गया होगा। विकर्ण आव्यूह उसे कहेंगे कोई भी नंबर हो, बाकी सब 0 हो, लेकिन अदिश आव्यूह में जो विकर्ण वाला संख्या है सभी एक समान हो, तब उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अदिश आव्यूह बोलेंगे। ठीक है बच्चों, उससे पहले आप हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि हमारा जो नोटिफिकेशन है वो आपको कंटिन्यूअसली मिलता रहे। और एक चीज और है, जैसे मेहनत हो रही है आपको अच्छे से पता है, तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें और मेरा सपोर्ट करें और वीडियो को फुल वॉच करने की कोशिश करें, क्योंकि इसमें पूरे चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है आपको पूरा मिल जाएगा। और मुझे इतना यकीन है कि आपको पूरा समझ में आ रहा होगा। अगर कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि सर ये मुझे नहीं समझ में आया है, मैं दोबारा इसको पढ़ा दूंगा। ठीक है अब आगे बढ़ते हैं। जैसे इसको अगर डायरेक्ट ऐसे लिख दें के, यहां पर भी के और यहां पर, ठीक, तो ये भी वही होगा, अदिश आव्यूह होगा जब सेम हो जाएगा। अब आता है इकाई या तत्समक आव्यूह। तीसरा इकाई या इकाई या तत्समक आव्यूह का मतलब होता है कि यूनिट इकाई मतलब यूनिट होता है, तत्समक मीन्स भी यूनिट होता है, या आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। ठीक है, इकाई को आइडेंटिटी भी कहते हैं। अब सोचो कि ये और ये, उसके बाद इकाई वाला देखोगे अगर, तो ये इस तरह होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। सेम तीनों एक ही बराबर है, लेकिन डायगोनल एलिमेंट इसमें अलग अलग आएंगे, इसमें एक समान होगा। और इकाई या तत्समक आव्यूह में सिर्फ और सिर्फ इकाई होना चाहिए, मतलब एक होना चाहिए, एक के अलावा कोई भी नहीं होगा। अगर कोई दूसरा है तो इसमें चला जाएगा या इसमें चला जाएगा। इकाई या तत्समक आव्यूह वही उसी को बोलेंगे जिस वर्गाकार आव्यूह का विकर्ण के जो भी संख्याएं हैं वो एक हो, वो इकाई तत्समक कहलाता है, इकाई या तत्समक आव्यूह कहलाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये तीनों आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। थोड़ा से और ये ना समझना ये हम 3x3 का लेकर बता रहे हैं, कोई भी हो, 4x4 का भी आप लिखना चाहे लिख सकते हो, 5x5 का लिखना चाहो लिख सकते हो, 2x2 का लिखना चाहो लिख सकते हो, बस ये रूल फॉलो होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह, शून्य आव्यूह क्या होगा? जिसके कह सकते हो कोई भी आव्यूह जिसके सभी अवयव क्या हो 0। इसको डिनोट करने का तरीका ओ होता है। फिर यहां पर है 0 0 0 0 0 0 0 0 और 0। ये 3x3 का है और ये 2x2 का है। बाकी सबका वैल्यू जो है वो 0 ही आएगा, इतना याद रखना आप लोग। ठीक है, शून्य आव्यूह लिखना है तो इस तरह आप लोग इसको लिखेंगे। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
तुल्य आव्यूह किसे कहते हैं? तुल्य आव्यूह जैसे मान लो अगर हम a का मान यहां पर लिख ले 1 y3 x 2 5, ठीक, और दूसरा एक आव्यूह ले लेते हैं 1 2 3 4 2 5, ठीक। ये क्या है 2 क्रॉस 3 है और ये क्या है 2 क्रॉस 3 है, दोनों सेम है। तुल्य आव्यूह किसे कहेंगे? तुल्य आव्यूह, तुल्य आव्यूह उसे कहेंगे जिस आव्यूह के जो कोटि है, मतलब कि दोनों क्या हो, बराबर हो, मतलब पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या दोनों क्या हो, किसी दो आव्यूह की बराबर हो, तो उसके प्रत्येक अवयव भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे अगर हम y का मान देखें तो y का मान 2 होगा, y बराबर कितना आ जाएगा 2। अगर x का मान देखें तो x का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार के आव्यूह को हम लोग तुल्य आव्यूह कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, समान आव्यूह। समान आव्यूह भी सेम इसी तरह होगा, ठीक है, प्रत्येक अवयव एक समान होंगे। अब आगे बढ़ते हैं कि आव्यूहों का योग क्या होगा। जैसे अगर इसी को हम जोड़ें तो हमेशा याद रखना आप लोग कि a प्लस बी, अगर दो आव्यूहों को जोड़ रहे हैं तो उसकी कोटि और उसकी जो कोटि है दोनों बराबर होनी चाहिए, मतलब स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या के क्या है, बराबर होनी चाहिए। तो जब ये प्लस बी करेंगे तो 1 1 से ही जुड़ेगा तो ये 2 हो जाएगा, y 2 से जुड़ेगा तो y प्लस 2 हो जाएगा, 3 3 से जुड़ेगा 6 हो जाएगा, x 4 से जुड़ेगा तो x प्लस 4 हो जाएगा, और 2 2 से जुड़ेगा 4, 5 से 5 10। और मिल करके जैसे जुड़ करके अगर नया आव्यूह बनाते हैं तो वो आव्यूह की कोटि भी क्या होगी, 2 क्रॉस 3 का ही होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आव्यूहों का जो घटाना है सेम इसी तरीके से आप कर सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं आव्यूहों के गुणा में। तो कोई दो ठे संख्या लेकर हम आपको बताते हैं, दो ठे आव्यूह। तो यहां से हम ले लेते हैं a बराबर कोई आव्यूह है 2 है 3 है 4 है 5 है, और दूसरे जगह हम लेते हैं यहाँ पे b का 4 5 5 नहीं लेते हैं, अलग अलग लेते हैं 6 7 8 9, 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 2 का ये गुणा करने का तरीका क्या होता है, ए बी अगर निकालना है हमें तो 2 क्रॉस 2 पहले वाले की कोटि लिखेंगे फिर दूसरे वाले की कोटि, ऐसे क्रॉस में अगर कट जाएगा दोनों सेम से मिलेगा तो समझ जाना कि उन दोनों का क्या है, गुणा होगा। मतलब गुणा संभव होगा। अब अगर हम इसी संख्या को बढ़ा दें जैसे 6 7 8 9 10 11 कर दें, ये कितना है 2 क्रॉस 3 है। अगर हम देखें तो 2 क्रॉस 2 पहला है और वहां से ले लें 2 क्रॉस 3, तब भी पर ये कैंसिल हो रहा है, तब भी पर इन दोनों का गुणा जो होगा वो संभव होगा, मतलब इसका गुणा हम इससे भी कर सकते हैं, ठीक। बाकी गुणा करके आपको दिखा रहे हैं। ए बी अगर हमें निकालना है तो पंक्तियों की संख्या दोनों में क्या होगा, स्तंभों में होगा। अब 2 का गुणा करेंगे तो उसी जगह होगा, 2 छक्का 12,
प्लस करेंगे, इसका गुणा इसमें होगा, 8 त्रिके 24, इसमें हो गया। अब इसी का गुणा दूसरे में करेंगे तो 2 साते 14, फिर 3 का 9 में होगा, 9 त्रिक 27। इस रो का गुणा मतलब पंक्ति का गुणा स्तंभ में दोनों में हो गया और उसको उसी जगह पर हम क्या किए, लिख दिए। अब नीचे बढ़ेंगे तो दूसरे वाले पंक्ति का गुणा उन्हीं दोनों स्तंभों में करेंगे तो 4 का 6 में होगा, 6 चौके 24, फिर 5 का होगा 8 में, 8 पचे 40, फिर इन्हीं दोनों का गुणा उसमें होगा, 7 चौके 28, मतलब 4 का 7 में, 5 का 9 में, 9 पचे 45। ठीक है, ये गुणा करने का तरीका है। 4 2 6, 2 1 3, 7 4 11 को 1, 2 1 3, 1 4। अब ये कितना हो जाएगा, 40 और 20 60 और 4 64, 8 5 13, 4 2 6, 1 7। ठीक है, ये ए बी का मान आ गया। गुणा करने का ये तरीका है। अभी ये शॉर्ट क्वेश्चन बता रहे हैं, छोटा छोटा। फिर आगे बढ़ते हैं हम। आगे का जो टॉपिक है आव्यूह का परिवर्त, मतलब कि परिवर्त आव्यूह किसे कहते हैं। परिवर्त, परिवर्त जैसे ए है, कोई मैट्रिक्स दे दिया, आव्यूह दे दिया 1 2 3 4 5 6, इसका हमें निकालना है परिवर्त आव्यूह। तो हम क्या करेंगे, एक डैश कर देंगे। ए डैश का मतलब होता है परिवर्त आव्यूह, जिसको हम लोग बोलते हैं इनवर्स। तो इसको करने का जो तरीका है वो ये है कि जो स्तंभ होगा उसको हम पंक्ति में कर देंगे और जो पंक्ति होगी उसको हम स्तंभ में कर देंगे। तो हम ये स्तंभ है, इसको पंक्ति में कर दे रहे हैं। तो 1 3 5 पंक्ति में हो गया, फिर 2 4 और 6 और ये क्या हो जाएगा, 2 क्रॉस में 3। और इसको ए ट्रांसपोज भी लिखते हैं, इनवर्स ने ट्रांसपोज। इस तरह। अब आगे बढ़ते हैं। तो मेन जो टॉपिक है इंटर का, जो आपको एक्स्ट्रा मिला है पढ़ने के लिए, ये सब तो बेस थे। बाकी अब मेन आएगा इंटर वाला, क्लास 12th में जो आपको पढ़ना है। पहला है सममित आव्यूह, दूसरा है विषमित आव्यूह। तो पहले आपको बताते हैं सममित आव्यूह क्या होता है। सममित आव्यूह, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक आव्यूह। मैट्रिक्स आव्यूह मतलब कि मैट्रिक्स। ठीक है, सममित आव्यूह। सममित आव्यूह क्या होगा, जब किसी आव्यूह का अगर हम ट्रांसपोज लें, जैसे ये आव्यूह है, इसका ट्रांसपोज लें तब भी पर वो क्या होगा, सेम वही होगा। तब उस प्रकार के आव्यूह को हम लोग सममित आव्यूह बोलेंगे। जैसे यहां पर लिया है 1 2 3, कोई आव्यूह ए लेते हैं, 1 2 3, 2 4 5 और 3 5 और 6। अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालें मतलब ए डैश, तो जानते ही हो रो को हम कॉलम में कर देते हैं या स्तंभ को हम पंक्ति में कर देते हैं। तो कोई भी तरीका अपना लो, इसी को हम रख रहे हैं 1 2 3 ऐसे कर दे रहे हैं। फिर इसको करेंगे ऐसे है, उसको ऐसे कर देंगे। 4 पहले 2 है, सॉरी 2 4 और 5, फिर इसको 3 5 और 6। अगर हम मिलाएं तो देखेंगे ये दोनों क्या है, सेम आव्यूह है। तो इस प्रकार के आव्यूह को हम लोग बोलते हैं सममित आव्यूह। अब आता है विषमित आव्यूह क्या होता है, इसी में बता देते हैं। विषमित आव्यूह
ये होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या होता है इंग्लिश में? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिसेस लिखो या मैट्रिक्स लिखो, बात एक ही है। ठीक है, तो इस प्रकार के आव्यूह को हम लोग क्या बोलेंगे? स्क्यू सिमेट्रिक आव्यूह कब? जब इसी a का मान वो परिवर्त होने पर -a' हो जाता है। ठीक है, बाकी एक समान होगा। जैसे कोई आव्यूह हम लिखें यहां पे, तो यहां पर दिया 0 2 3 -2 0 -5 -3 5 0। ठीक है, अगर हम a' निकालते हैं ये इधर भी कर सकते हो, अगर इसको निकालें तो 0 2 और 3 आएगा, -2 0 -5 आएगा, -3 5 और 0 आएगा। अगर हम देखें तो सब उल्टा पुल्टा हो गया ना, ये वाला माइनस यहां। अगर हम माइनस कॉमन कर लेते हैं, a' बराबर माइनस, अगर हम कॉमन करते हैं तो ये 0 रहेगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा 2 3, ये प्लस है तो -2 हो जाएगा, फिर ये 0 है, ये -5 हो जाएगा, और यहां से -3 होगा, ये प्लस में हो जाएगा 5, ये 0। अगर हम देखें तो ये वाला आव्यूह इस वाले आव्यूह के क्या है? बराबर है। तो हम a' बराबर माइनस करके लिख सकते हैं a, ये पूरा आव्यूह इसके बराबर है। तो इस प्रकार के आव्यूह को हम लोग विषममित आव्यूह या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक, ये पूरा समझ में आ गया। पूरा सार जो है, पूरा सार का मतलब है कि इस पूरे चैप्टर में जो जो चीजें आपको दी गई थी, जिसके जानकारी के बिना आप लोग क्वेश्चन नहीं लगा सकते हो, वो सारी चीजें हमने आपको प्रोवाइड कर दी। तो आपका दायित्व तो बनता है कि आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों पर शेयर करें।